नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लॉग पर। तो आज की ये वीडियो जो होने वाली है वो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस की होने वाली है। और चैप्टर की बात करें तो भाई चैप्टर आपका 5 चल रहा है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड कार्यान्वयन। ये जो चैप्टर है आपका, हमने कुछ आपको यहाँ पर जो चैप्टर हैं इसमें कुछ टॉपिक हैं वो हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। और यहाँ पर जितने भी टॉपिक हैं वो आपको ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं, जो हमने पिछली वीडियो में करा चुके हैं। आज की वीडियो में जो आपको रेड कलर के टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, इन टॉपिक को कंप्लीट कराने वाले हैं। इसके बाद आपका 6 चैप्टर रह जाएगा, जो मात्र आपको 1 या 2 दिन में आपको कंप्लीट देखने के लिए मिल जाएगा। और जितने भी पीडीएफ नोट्स हमने आपको इतने भी लेक्चर कराए हैं, वो सारे पीडीएफ नोट्स आपको एक बार फिर दोबारा से व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर चार्ट रह गया, डिसीजन ट्री है, हिरार्की है, कोडिंग और डॉक्यूमेंटेशन है। ये 5 टॉपिक हैं जो आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वीडियो एंड तक देखें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने जितने 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन्हें इस वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं, स्ट्रक्चर चार्ट पर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर में संरक्षित चार्ट आखिर में इसे क्या होता है, यानी कि जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चर चार्ट, और हिंदी में बोलते हैं संरचित चार्ट। देखो भाई, संरचित चार्ट जो आपका होता है वो सिस्टम डिज़ाइन करने की एक विधि होती है, एक मेथड होता है। यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर चार्ट होता है वो सिस्टम डिज़ाइन करने की एक मेथड होती है, एक विधि होती है। इसे इसमें जो आपका सिस्टम होता है, इसमें सिस्टम के पदानुक्रम क्रमित यानी कि हिरार्की होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, प्रारूप को दर्शाया जाता है। और इसमें पूरे सिस्टम को विभिन्न छोटे छोटे काले बॉक्सों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें हम काले बॉक्स कहते हैं। और यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स शब्द का उपयोग किया जाता है। उसका उपयोग यहाँ पर इसलिए किया जाता है क्योंकि उपयोगकर्ता को सिस्टम के आंतरिक डिज़ाइन के बारे में कोई सूचना नहीं होती है। उसे केवल सिस्टम की कार्यक्षमता का ज्ञान होता है, यानी कि उसे केवल सिस्टम की कार्यक्षमता के कैपेसिटी के बारे में पता होता है। और उन्हें संरक्षित प्रोग्रामिंग मॉडल को पेड़ की आकार का एक संरचना, एक ट्री स्ट्रक्चर के रूप में व्यवस्थित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ये इसका डायग्राम है स्ट्रक्चर चार्ट। यहाँ पर कुछ ये ट्री आकार का ही आपको दिखाई दे रहा है, कुछ ट्री आकार का ये दिखाई दे रहा है। कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ट्री के आकार का है। मान लीजिए यहाँ पर ये पेड़ है और ये इसके तना है, लीफ हैं इसकी, पत्तियाँ वगैरह वो यहाँ पर आपको दी गई हैं। पूरा क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि संरचना चार्ट होता है एक मॉडल का एक चित्र प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि एक मॉडल को प्रदर्शित करता है जो दर्शाता है कि एक सिस्टम मॉड्यूल्स के बीच में किस प्रकार का विभाजित है। विभिन्न मॉड्यूल्स के बीच में क्या संबंध है ये भी बताता है। मॉड्यूल्स के बीच में सूचना का प्रवाह कैसे होगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन को कैसे शेयर किया जाएगा, कैसे फ्लो होगा उनका। और मॉड्यूल्स किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, किस प्रकार के स्ट्रक्चर द्वारा बनाया गया है, ये आपको संरचित चार्ट में देखने के लिए मिल जाता है। और कौन कौन से पॉइंट होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। मॉड्यूल्स का लेवल क्या होगा वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर विभिन्न मॉड्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई, संरचना चार्ट का पदानुक्रमित जो प्रारूप होता है वो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर होता क्या है कि संरचना चार्ट में प्रत्येक मॉड्यूल को लगातार आयताकार दर्शाया जाता है, यानी कि आयताकार दर्शाया जाता है। और उच्च स्तर वाले मॉडल किसी कार्य को पूरा करने के लिए निचले स्तर के मॉडल को कॉल करते हैं, यानी कि जो आपके हाई लेवल के मॉडल होते हैं वो लो लेवल के मॉडल को बुलाते हैं, उन्हें कॉल करते हैं। संरचना चार्ट में डेटा प्रवाह कैसे किया जाता है उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंटों में बताने वाले हैं, 2 पॉइंट दिए गए हैं। संरचना चार्ट में एक छोर पर खुले वृत्त वाला होता है और तौर पर डेटा के प्रवाह को दर्शाता है। यह दिखाता है सूचना का प्रवाह, सूचना किस दिशा में बह रही है। यह आपका संरचना चार्ट में डेटा फ्लो बताता है। उसके बाद यहाँ पर अगला जो आपका संरक्षण ट्री में है वो डेटा ट्रांसफ़र होता है। डेटा ट्रांसफ़र में होता क्या है कि डेटा किस दिशा में प्रभावित होगा, ये आपका डेटा ट्रांसफ़र बताता है। उसके बाद इसमें कोई जोड़ या विभाजन नहीं होगा, डेटा का प्रवाह निरंतर है। यह आपका डेटा ट्रांसफ़र बताता है। यह अच्छी तरह से लेवल होता है।
ये आपका हो चुका है। ये 3 ही पॉइंट हैं जो आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर चार्ट है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक आ जाता है आपका डिसीजन ट्री। तो भाई देखो, डिसीजन ट्री आप इसे बोल सकते हैं। डिसीजन का मतलब वो मत समझना कि एक फैसले लेने वाला है, एक तरीक़ा से वही समझ लीजिए कि फैसले लेने वाला है। ये एक फ्लो चार्ट की तरह होता है, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसकी संरचना होती है, वो एक फ्लो चार्ट की तरह होती है, यानी कि संरचना चार्ट की तरह होती है। और जिस प्रकार ट्री में पत्तियां होती हैं, यानी कि पेड़ में जो पत्तियां होती हैं तथा जड़ तथा शाखाएं होती हैं, उसी प्रकार इसमें लीफ यानी कि पत्तियां नोड बोलते हैं, और कुछ ब्रांचेस शाखाएं होती हैं, वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। डिसीजन ट्री में सबसे ऊपर की नोड जो होती है उसे रूट बोलते हैं, यानी कि रूट नोड बोलते हैं। और इसमें प्रत्येक लीफ नोड एक क्लास को प्रदर्शित करती है, रिप्रेजेंट करती है। डिसीजन ट्री प्रोसेसिंग लॉजिक का एक ग्राफिकल चित्रण है जो निर्णय लेने यानी कि कोई भी डिसीजन लेने और उसके अनुसार कार्य करने में शामिल होता है। यानी कि जो डिसीजन ट्री होती है वो यहाँ पर जो निर्णय लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, उसी के अनुसार यहाँ पर कार्य किया जाता है। यह किसी निर्णय के प्रत्येक संभव परिणाम को चित्रित करने के लिए शाखा विधि का प्रयोग करता है, और इसीलिए इसे डिसीजन ट्री कहा जाता है, क्योंकि भाई इसमें कुछ पेड़ ही की तरह इसकी संरचना होती है, इसलिए यहाँ पर इसे डिसीजन ट्री किया जाता है। इसके किनारे शर्त का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जो इसके किनारे होते हैं वो शर्त यानी कि कंडीशन का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो लीफ नोड्स होती हैं वो निर्णय के बाद होने वाली कार्यवाही को दर्शाती हैं। एक डिसीजन ट्री के प्रारूप को हम यहाँ पर चित्र में आपको दर्शाने वाले हैं। अब यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर जो आपकी कंडीशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो शर्त है, कार्रवाई आपकी एक्शन हो जाती है यहाँ पर, यानी कि जो भी यहाँ पर कंडीशन रखी जाएगी उसका क्या डिसीजन निकलेगा, उस पर क्या एक्शन किया जाएगा, वो सारा कुछ आपको इस ट्री में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर एक्शन, कंडीशन, डिसीजन वगैरह हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इसका कार्य किया जाता है। अब यहाँ पर निर्णय आपका हाँ या ना में हो सकता है, शर्त के आधार पर वो आपको लेना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि फिर विशेष यानी कि विमति के अनुसार कार्रवाई की जाती है। हम यहाँ लाइब्रेरी सदस्यता यानी कि एक मेंबर नाम के एक बहुत लोकप्रिय सॉफ्टवेयर का जिक्र करते हैं, जो दीवार है एक डिसीजन ट्री कैसे कार्य करता है, यानी कि डिसीजन ट्री होगा यहाँ पर। और एक पुस्तकालय सदस्य प्रणाली वो है, 3 विकल्प यहाँ पर हम देने वाले हैं आपको। यहाँ पर मान लीजिए हम एक न्यू मेंबर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक सदस्य बनाते हैं। तो उसमें क्या होगा, जब कोई नया सदस्य यानी कि नई सदस्यता का विकल्प चूज करता है यानी कि चुनता है, तो उनका विवरण दर्ज किया जाता है। जैसे कि सदस्य का आपका नाम हो गया, या पहचान हो गई, उसकी प्रमाण पत्र हो गया, फ़ोन नंबर इत्यादि। इस जानकारी के आधार पर सिस्टम निर्णय लेता है। अब यहाँ पर डिसीजन क्या होगा, डिसीजन ये हो सकता है क्या जो मेंबर ने जानकारी दी है वो जानकारी सही है या नहीं। तो यहाँ पर एक एक्शन लिया जाता है जिसे हम बोलते हैं कार्य। एक्शन क्या है कि अगर जानकारी सही है तो और सही प्रारूप में दर्ज की गई है तो सदस्यता का रिकॉर्ड दर्ज कर लिया जाता है, और नई सदस्यता का रिकॉर्ड दर्ज कर लिया जाता है, और नई सदस्यता की जो संख्या प्रदान की जाती है। अगर विवरण सही नहीं है तो एक्शन नंबर 2 लिया जाता है, उस पर त्रुटि का मैसेज प्राप्त होगा उसको, और विवरण दोबारा डालने के लिए कहा जाता है। एक यहाँ पर हम नवीनीकरण का विकल्प और ले लेते हैं। यदि नवीनीकरण यानी कि नवीनीकरण का विकल्प चुना जाता है तो सदस्य की वैधता की जांच करने के लिए सदस्यता संख्या डालने के लिए कहा जाता है। यानी कि जो यहाँ पर हम उसकी विवरण वगैरह डालते हैं उसमें एक कोड मिलता है, वो कोड डालने के लिए यहाँ पर कहा जाता है। तो उसमें जो डिसीजन होगा वो क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसमें जो डिसीजन होगा ना, वो होगा जो क्या सदस्यता वैध है, यानी कि जो सदस्यता है, जो मेंबर है वो वैलिड है, क्या उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है, एक तरीके से रजिस्ट्रेशन मान सकते हैं। अब यहाँ पर जो उसका ये डिसीजन है, अब उस पर जो एक्शन लिया जाएगा वो किस तरह का होने वाला है। डिसीजन हो सकता है कि अगर वैध है तो सदस्यता की अंतिम तिथि बढ़ा दी जाती है, मतलब सदस्यता नवीनीकरण कर दिया जाता है, और नए सदस्यता शुल्क का जो बिल होता है वो प्रिंट कर लिया जाता है, उसे प्रिंट आउट निकाल लिया जाता है। अब यहाँ पर तीसरा विकल्प और ले लेते हैं कि जो सदस्यता उसने ली है उसे रद्द कैसे किया जाएगा।
तो यहाँ पर सदस्यता रद्द करने का विकल्प है, ऑप्शन है आपका कंडीशन है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब सदस्यता को रद्द करने का विकल्प चुना जाता है तो वैधता जांच के लिए सदस्यता रजिस्ट्रेशन संख्या मान सकते हैं आप, संख्या पूछी जाती है और मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी पूछा जाता है। यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा और मोबाइल नंबर पर एक कैंसलेशन के लिए आपको एक ओटीपी भेजा जाता है, वो यहाँ पर भेजा जाता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जो तीनों जो तरीके बताए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपका एक यूज़र हो गया, यहाँ पर एक तरीके से और बता देते हैं। अब यहाँ पर हम नई सदस्यता अगर लेंगे तो उसमें क्या होगा, सदस्य का यानी कि जो मेंबर है उसका विवरण, उसकी डिटेल्स वगैरह ली जाएंगी। अब यहाँ पर आपको 2 कंडीशन देखने के लिए मिल जाएगी। अगर कंडीशन क्या हो सकती है भाई, कंडीशन शर्त क्या हो सकती है, शर्त यही हो सकती है जो उसने विवरण दिया है वो सही है या गलत है। अगर विवरण सही है तो सदस्यता जो सदस्य संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन संख्या होती है वो उसको प्रदान की जाती है। समझ गए बात। अब यहाँ पर हम जो सदस्य है उसका नवीनीकरण यानी कि एक तरीके से रिन्यूअल बोल सकते हो, रिन्यूअल बोलते हैं उसे। तो यहाँ पर रिन्यूअल के लिए उसकी सदस्य संख्या पूछी जाएगी। अगर सदस्य संख्या वैध है यानी कि वैलिड है तो उससे पूछा जाएगा उसकी अंतिम तिथि है वो बढ़ाकर उसकी जो तिथि है वो ज़्यादा कर दी। अगर वैलिड नहीं है तो एरर का मैसेज जो है वो आपको शो होगा। और रद्द करने की कंडीशन में क्या होगा, अगर सदस्यता रद्द करनी है तो रजिस्ट्रेशन संख्या और ओटीपी जाएगी और सदस्यता सत्य हो जाएगी। क्या सदस्यता संख्या और ओटीपी वैध है, एक्शन क्या हो सकता है ये इस पर। यदि हाँ तो सदस्यता रद्द की जाती है और अगर कोई कुछ बकाया निकलता है तो उसका चेक तैयार कर दिया जाता है। यह आपका डिसीजन ट्री होता है और डिसीजन ट्री के जो आपको संकेत वगैरह हैं वो यहाँ पर हम बता देते हैं। जो आपका वर्ग है वो आप यहाँ देखते, ये क्या होता है कि वर्ग जो होता है वो नोटेशन का काम करता है, यानी कि एक तरीके से नोटेशन चिन्ह समझ सकते हैं। और ये किसका नोटेशन देता है, डिसीजन नोड का, किसी होने वाले निर्णय को बताता है। और जो आपका व्रत है वो शर्त नोड को बताता है कि कंडीशन कैसे होने वाली है, विभिन्न परिणाम दिखाता है, रिजल्ट को शो करता है। और जो आपको इस तरह का चिन्ह दिखाई दे रहा है ये आपको शाखाएं और ये रद्द किया गया विकल्प है और ये एंड पॉइंट नोड बोलते हैं त्रिभुज को। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको डिसीजन ट्री में देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिसीजन ट्री कैसे बनाया जाता है उसके लिए यहाँ पर क्या क्या स्टेप होने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई देखो, डिसीजन ट्री बनाने के लिए डिसीजन मुख्य निर्णय के साथ शुरू होता है, यानी कि मुख्य निर्णय आखिर में क्या डिसीजन है वो लिया जाता है। उसके बाद डिसीजन बॉक्स, उस डिसीजन को बॉक्स द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको दर्शाया जाता है। इस तरह से यहाँ पर इस पे कंडीशन वगैरह एक्शन वगैरह लिए जाते हैं, वही यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं। अब बॉक्स द्वारा उसे दर्शाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उस बॉक्स से लाइनें यानी कि शाखाएं निकाली जाती हैं, कुछ ब्रांचेज निकाली जाती हैं और प्रत्येक संभव समाधान या कार्रवाई के लिए सभी शाखाएं अच्छी तरह से लेबल होनी चाहिए, एक तरह दिखनी चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है कि उसके बाद डिसीजन नोट्स और कंडीशन नोट्स को ट्री की संरचना बढ़ाने के लिए उसमें जोड़ना पड़ता है। क्या जोड़ना पड़ता है, अगर कोई दूसरा डिसीजन आवश्यक है तो एक दूसरा बॉक्स बनाया जाता है, यानी कि कोई और डिसीजन है उसका तो एक डिसीजन बॉक्स और बनाया जाता है। अगर परिणाम अनिश्चित है तो कंडीशन नोट के लिए एक वृत्त यानी कि सर्कल बनाना पड़ता है। हमने बताया था कंडीशन रिजल्ट के लिए यहाँ पर सर्कल बनाना पड़ता है। यदि समस्या हल हो गई है तो उसे खाली छोड़ दीजिए और बाद में पूरा कर सकते हैं। तीसरा चरण होता है आखिरी चरण जिसे बोलते हैं, अब ट्री को पूरा कीजिए जब तक प्रत्येक लाइन अपने अंतिम निर्णय यानी कि फाइनल डिसीजन बद्ध तक ना पहुंच जाए और अंतिम परिणाम को त्रिभुज से दर्शाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये होता है। अब डिसीजन ट्री के कुछ लाभ वगैरह होते हैं, कुछ हानि भी होती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो डिसीजन ट्री से डेटा को तैयार करने में जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कम लगता है, यानी कि डिसीजन ट्री से अगर आप
डेटा को स्टोर करते हैं तो स्टोर में जो आपका टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कम लगता है। ये इसका प्रॉफिट होता है। दूसरा पॉइंट है, डिसीजन ट्री एक निर्णय के सभी संभावित परिणामों को विचार करता है। यानी कि डिसीजन ट्री में आप कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन लेंगे तो सारे परिणाम आपको उस पर विचार करने पड़ते हैं कि डिसीजन में क्या क्या विचार हमें रखने चाहिए। इसे इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है क्योंकि इसको जो संरचना है, इसकी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा सरल होती है, ईजी होती है। उसके बाद यहाँ पर जो अगला पॉइंट है इसका, इस डिसीजन ट्री को डेटा के सामान्यीकरण यानी कि ब्रेक डाउन को आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि इसमें कोई भी ब्रेक डाउन नहीं होता है, इसमें डेटा डिलीट नहीं होता है। यह शीर्ष स्तर के प्रबंधन के लिए, निर्णय लेने के लिए बेहतर होती है। उसके बाद हानियाँ क्या होती हैं भाई इसकी, तो डिसीजन ट्री की गणितीय गणना में अधिक स्मृति की आवश्यकता होती है। यानी कि इसमें आप मैथमेटिकल गणना नहीं कर सकते ज़्यादातर, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होती हैं एक तरीके से। दूसरा पॉइंट है कि डेटा में एक छोटा सा परिवर्तन पूरे ट्री की संरचना को बदल सकता है। यानी कि अगर आप डेटा में कोई भी छोटा सा चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, यानी कि डिसीजन वगैरह अगर बदल देते हैं तो जो आपकी संरचना होती है ट्री की वो बदल जाती है, चेंज हो जाती है। डिसीजन ट्री में प्रशिक्षण समय ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें जो जटिलता है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। हमने बताया था कंडीशन, शर्त वगैरह यहाँ पर सारी कुछ रखनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है पदानुक्रम, जिसे बोलते हैं हिरार्की। हिरार्की हिंदी इंग्लिश शब्द है और हिंदी में से पदानुक्रम बोलते हैं। सरल शब्दों में पदानुक्रम का जो अर्थ होता है वो एक तरीके से एक प्रणाली यानी कि सिस्टम या संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उच्चतम यानी कि हायर से लेकर लोएस्ट तक कोई लेवल होते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब यही होता है, जो एक प्रणाली या संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उच्चतम से लेकर निम्न तक कई स्तर होते हैं। इसमें आपको पदानुक्रम में आपके लेवल्स वगैरह होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक कंपनी में उच्च स्तर पर प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी वगैरह होते हैं, जिसके निचले स्तर पर मैनेजर मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, उसके नीचे आपका मैनेजर हो गया। परंतु जो आपके सभी अधिकारी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो पदानुक्रम के स्तर पर होते हैं। यानी कि जो आपका पदानुक्रम का वो स्तर होता है वो किस तरह से होता है, यानी कि सबसे पहले होता है आपका हायर, उसके बाद उससे कम हायर, उसके बाद डैश 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 करके लोवेस्ट आ जाता है। इस तरह का ये आपका पदानुक्रम होता है। यहाँ पर आप डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। ये जो आपका प्रबंध निदेशक बोलते हैं जिसे एमडी, उसके बाद मैनेजर। अब मैनेजर आपके कंपनी में कई सारे हो सकते हैं, तो मैनेजर 2, मैनेजर 3, मैनेजर 1। उसके बाद मैनेजर के नीचे अधिकारी वगैरह काम कर सकते हैं, अधिकारी हो गए। और ये जो स्तर है ना, वो यहाँ पर उच्च स्तर आता है आपका एमडी, उसके नीचे आता है आपका निम्न स्तर पर मैनेजर, और जो सबसे नीचे स्तर पर आता है वो होता है आपका अधिकारी। कुछ आपका ये पदानुक्रम होता है। और ये जो स्तर है, जो क्लासेस पदानुक्रम के समान स्तर पर बनाई जाती हैं, उन्हें एब्स्ट्रैक्शन यानी कि के भी समान स्तर पर होना चाहिए। हम जानते हैं कि एक क्लास समान प्रकार की वस्तुओं की अवस्था और व्यवहार को परिभाषित करती है, और एक पदानुक्रम हिरार्की का मकसद यही होता है कि क्लास को एब्स्ट्रैक्शन के उपयुक्त स्तर पर बनाए रखना, ताकि समस्या का आसानी से हल किया जा सके। पदानुक्रम संप्रेक्षण की रैंकिंग या क्रम है। क्लासों को पदानुक्रम के स्तर पर नीचे दिए गए तरीकों से बनाए, यानी कि जो आपको नीचे यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं उनके अनुसार आप पदानुक्रम बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी हो जाती है। पहला जो पॉइंट है वाला जो नोट पॉइंट है वो ISA हिरार्की। पदानुक्रम का ये स्तर विरासत यानी कि इनहेरिटेंस से आता है। एक इनहेरिटेंस क्रियाज होती हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, आता है, जहाँ एक सुपर क्लास से विभिन्न सब क्लास निकाली जाती हैं। यानी कि सुपर क्लास आपकी बड़ी क्लास हो गई, सब क्लास छोटी, और इन सब क्लास को भी आगे जाकर निम्न स्तर की और सब क्लास में विभाजित कर दिया जाए। यानी कि जो आपकी सब क्लास होती हैं वो छोटी छोटी निम्न यानी कि लोएस्ट स्तर की क्लासों में उसे डिवाइड कर दिया जाता है, और यह एक प्राकृतिक पदानुक्रम है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप कार और मोटरसाइकिल का एक क्लास वाहन से निकाल सकते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं जो आपकी कार है वो ISA व्हीकल है, और जो मोटरसाइकिल है वो इज ए व्हीकल है। यहाँ वाहन व्हीकल क्लास पदानुक्रम के उच्च स्तर पर है, और जो आपका कार और मोटरसाइकिल है वो पदानुक्रम के निचले स्तर पर है। दूसरा पॉइंट होता है इसमें पार्ट ऑफ हिरार्की। पदानुक्रम के इस प्रकार में केवल आपको वर्ग अन्य क्लासेस से मिलकर होती हैं। जो आपकी क्लासेस होती हैं वो वर्ग और क्लासेस से मिलकर होती हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर बैटरी इज ए पार्ट ऑफ कार, यानी कि जो आपकी बैटरी है
वो किसका हिस्सा होती है? कार का, यानी कि बैटरी को कार में यूज किया जाता है। ब्रेकिंग सिस्टम इज पार्ट ऑफ कार, यानी कि हम कह सकते हैं जो बैटरी का कार का हिस्सा है वो आपका पार्ट ऑफ कार का है, और कार के सभी हिस्से को एब्स्ट्रैक्शन के एक ही स्तर पर परिभाषित किया जा सकता है, मतलब कि पदानुक्रम के जो एक ही स्तर पर होता है। उसके बाद यहाँ पर हम कोडिंग की बात कर लेते हैं, जो कि आपका 9वां टॉपिक है। देखो भाई, कोडिंग आपने बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स वगैरह या कहीं पर भी आपने सुना होगा, स्कूल वगैरह में कोडिंग आखिर में होती क्या है? तो देखो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी हम टाइप करते हैं, जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ भी टाइपिंग वगैरह करते हैं, वो हमारी एक तरीके से प्रोग्रामिंग भाषा होती है। प्रोग्रामिंग भाषा में हम जो भी कुछ सीखते हैं वो एक तरीके से कोडिंग होती है, यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाने वाले कोड को हम कोडिंग कह सकते हैं। कोडिंग एक प्रकार की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, यानी कि निर्देशों का एक तरीके से एक ग्रुप होता है जो कंप्यूटर को किसी भी विभिन्न टास्क के लिए तैयार किया जाता है। हम सभी को यह जरूर पता होना चाहिए कि कंप्यूटर इंसान की भाषा कभी नहीं समझ सकता है, यानी कि जो आपका कंप्यूटर है वो इंसानी भाषा को नहीं समझता है, और वह पूरी कंप्यूटर जो आपकी कंप्यूटर होती है वो बाइनरी डिजिट यानी कि 0 और 1 इंस्ट्रक्शन पर वर्क करती है, जिसे हम बाइनरी कोड भी कहते हैं। वहीं अगर किसी इंसान के लिए इतने बड़े बड़े बाइनरी कोड को याद कर पाना मुमकिन यानी कि मुमकिन नहीं। इसी समस्या से निपटने के लिए विभिन्न तरह के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं बनाए गए हैं, जिसे लिख पाना किसी भी प्रोग्रामर के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। यानी कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो ही उसमें जो हम टाइप वगैरह कर सकते हैं वो यहाँ पर आपकी कोडिंग होती है, यानी कि जो हमारी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाने वाले जो भी कोड वगैरह होते हैं उनको हम कोडिंग कह सकते हैं। कोडिंग एक प्रकार की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कंप्यूटर को किसी भी विभिन्न टास्क के लिए तैयार किया जाता है। अब हमारा कंप्यूटर जो होता है वो इंसानी भाषा नहीं समझ पाता है, कंप्यूटर केवल 0 और 1 यानी कि बाइनरी डिजिट को समझ पाता है, जिसे बाइनरी कोड भी बोलते हैं। अगर बात करी जाए इंसान के लिए, तो भाई देखो, इंसान के लिए बाइनरी डिजिट को याद करना नामुमकिन है, वो इतनी सारी बाइनरी डिजिट को याद नहीं कर सकता। इसीलिए इंसान को कंप्यूटर से बात करने के लिए प्रोग्रामिंग भाषाएं बनाई गई हैं जो कंप्यूटर के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होती हैं और इंसान के लिए भी। अब वहीं कोडिंग लिखने के नियमों को सिंटैक्स कहा जाता है, यानी कि जो कोडिंग होती है जिसमें जिस प्रकार हम उसे लिखते हैं, जो उसमें रूल्स रेगुलेशंस वगैरह होती हैं उसे सिंटैक्स कहा जाता है। आप कंप्यूटर या स्मार्टफोन में जो कुछ इस्तेमाल करते हैं वही सभी प्रोग्रामर या डेवलपर द्वारा लिखे गए कोड से काम करते हैं, यानी कि आपके सिस्टम में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो आपका या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, जितने भी आपके एप्लीकेशन वर्क करते हैं वो सारे कुछ आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप जो फेसबुक इस्तेमाल करते हैं उसे PHP कोड के इस्तेमाल से बनाया गया है। वहीं हम जानते हैं कि कुछ ज़्यादा उपयोग में की जाने वाले कोडिंग के नाम होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका पाइथन हो गया। पाइथन बेसिकली आपके 5th सेमेस्टर में आपको दिया गया है। पाइथन की मदद से आप किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर, गेमिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह यहाँ पर काम कर सकते हैं। और पाइथन द्वारा यहाँ पर हम बात करें तो यूट्यूब भी आपका पाइथन लैंग्वेज द्वारा बनाया गया है, जहाँ की आपका इंस्टाग्राम भी है वो भी पाइथन लैंग्वेज द्वारा बनाया गया है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करती हैं, और बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, जैसे कि आपकी जावा हो गई, PHP हो गई, सी हो गई, HTML हो गई। ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जिनका यहाँ पर ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ये जो आपका टॉपिक है, जो आपका चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब आपका 6th चैप्टर यानी कि 6ठा चैप्टर रह गया है, जो हम 1-2 दिन में आपको कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद आपकी 4th यानी कि 4 सब्जेक्ट रह जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि पाइथन और PHP क्लास आपको दी जाए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।